कंचनपुर नामक गांव में हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती। ये गांव सादगी और हरियाली से भरा हुआ था। उस गांव में मदन का एक गरीब परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लाली और एक 8 साल का बेटा था। मदन का अपना कोई खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। इतनी मेहनत के बाद भी मदन 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ था। सर्दी की ठंडी रात और दिसंबर का आखिरी दिन चल रहा था। सभी लोग अपने घरों में बैठकर नए साल की तैयारी में लगे हुए थे। उनके घर में उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लाली, ऐसा क्यों है कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को एक अच्छी कपड़े भी लेकर नहीं दे सकता हूँ, और ना ही तुम दोनों को अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूँ। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि यह नया साल भी हमारा इसी तरह से गुजरेगा। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और आप देखिएगा इस नए साल में हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। उनका बेटा भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया आवाज देती है। इस समय इतनी ठंड में कौन हो सकता है? जब मदन दरवाजा खोलकर देखा है, तब एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, मैं इस गांव में भीख मांगने के लिए आई थी। मैं पास के गांव में रहती हूँ, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे? मदन गरीब बुढ़िया की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है। मेरे पास तो इस टूटी झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, और मैं इस बूढ़ी अम्मा को कहाँ रखूंगा? कुछ देर सोचने के बाद मदन ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इस टूटी हुई झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, और उस कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। अगर आपका मन हो तो आप हमारे साथ रात भर के लिए इस कमरे में रह सकती हैं। हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे रात भर के लिए आसरा चाहिए। बूढ़ी अम्मा जब घर के अंदर आई तो उसने अपने थैले को एक कोने में रख दिया और सोनू से कहा, अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें भूख लगी है ना? आओ देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा ने अपनी थैले से थोड़े फल और अच्छे पकवान निकाले और सोनू को दे दिया। बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा होता है। काफी रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने बूढ़ी अम्मा के लाए खाने को खाया और अपने अपने स्थान पर सो चुके थे। अगले दिन जब मदन अपने बिस्तर से सोकर उठा, तब उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर में नहीं है। उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। थैले में बहुत सारे पैसे थे। थैले को हाथ में लेकर मदन दौड़ते हुए बूढ़ी अम्मा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बूढ़ी अम्मा गांव के बाहर निकल चुकी थी और वह अपने रास्ते से जा रही थी। मदन दूर से ही बूढ़ी अम्मा को आवाज देता है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, आपका थैला यहीं रह गया है। बूढ़ी अम्मा वहीं रुक गईं और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मदन के पास जाकर कहा, बेटा, ये पैसा मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखा था, और तुम एक भले और ईमानदार इंसान हो। तुमने मुझ बूढ़ी भिखारी को अपने घर में रहने दिया और मान सम्मान दिया। इससे मेरा दिल बहुत ही खुश है, इसलिए यह पैसा मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दिया था। बेटा, तुम इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। अगर तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो ये पैसे दोगुने होते जाएंगे। नए साल की पहली किरण मदन के लिए बहुत ही खुशियों भरी थीं। मदन घर आकर ये सारी बातें लाली को बताता है। आखिर बूढ़ी अम्मा ने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए? जो भी हो, इस बुरी स्थिति में बूढ़ी अम्मा ने आकर हमारी सहायता की है।
इसीलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थी। फिर मदन और लाली ने मिलकर यह फैसला किया कि इस पैसे से वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना आ सके और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गांव के बाजार में एक छोटी सी राशन की दुकान खोली। धीरे धीरे मदन की राशन की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे मदन की दुकान से ही राशन खरीदने लगे। ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और मदन की आमदनी बढ़ती गई। गांव वाले भी मदन की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे और उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा और कई महीने बीत गए। मदन की दुकान के बगल में एक और राशन की दुकान थी। उसे दुकान के मालिक का नाम शंभू था। शंभू को मदन की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह हमेशा मदन का बुरा करने की सोचता रहता था। सुनिए जी, हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। उस शंभू ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर इस मदन में ऐसा क्या है जो सभी लोग इसी की दुकान पर जाते हैं? जब से उसने दुकान खोली है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। अब समय आ गया है कि उसे मजा चखाया जाए। इस बार का वार ऐसा होना चाहिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत न करें। तुम्हारी बात सही है सुनहरी, मगर यह कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ। जनवरी का महीना है और ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सभी लोग अपने घरों में दुबक कर सो रहे होंगे। तुम चुपके से जाओ और उसकी दुकान जला दो। मिट्टी का तेल उसकी पूरी दुकान पर छिड़क देना ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए। मगर यह काम इतना आसान नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो? डरने की जरूरत नहीं है। रात गहरी होगी और अंधेरा अपना काम करेगा। यह मौका मदन को भिखारी बनाने का है। सुनिए जी, ये हमारा खेल है और चाल में ही चलना है। ठीक है सुनहरी, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात मदन की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। अब उसका खेल खत्म। जनवरी का महीना था और कुहासे से भरी रात थी। शंभू आधी रात को मदन की दुकान की तरफ निकल पड़ता है और मदन की दुकान के पास जाकर उसमें आग लगा देता है और खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। ठंड अधिक होने के कारण गांव वाले खिड़की दरवाजे बंद करके सो रहे थे, इसलिए जलते हुए दुकान की लौ की आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई। दुकान में तेल, घी आदि सामग्री होने के कारण दुकान रात भर जलती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो मदन अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। जब वह अपनी दुकान के पास पहुंच गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान पूरी जलकर राख हो गई है। यह देखकर मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सारे सपने बिखर जाते हैं। दुख और चिंता से भरा हुआ मदन एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कितने सपने देखे थे, वह सारे सपने बिखर गए। मैंने तो हमेशा सच और ईमानदारी की जिंदगी ही जी है, तो ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा मैंने अपनी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट देखे हैं और अब अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मैंने इतने जी जान से मेहनत करके इतने ग्राहक बनाए थे। लगता है मेरी किस्मत में मेरी मेहनत का फल मिलना नहीं लिखा है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को एक खुशी भरा जीवन देना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैंने इस दुकान से बहुत सारे सपने सजाए थे। सारे सपने टूट गए, बिखर गए। घर आकर मदन लाली को सारी बात बताता है और चुपचाप चारपाई पर लेट जाता है। तब लाली सोचती है, आखिर हमारी दुकान में आग लगी कैसे? लाली ये जानने के लिए अपनी जल्दी हुई दुकान के पास जाती है। उस दुकान के बगल में ही शंभू का दुकान था। तभी लाली शंभू के पास जाती है।
शंभू भैया, क्या आपको पता है कि इस दुकान में आग कैसे लगी? नहीं लाली बहन, इस बार ठंड अधिक पड़ रही है, तो मैं दुकान जल्दी ही बंद करके घर चला जाता हूँ। पर हाँ, कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि रात में काम करने वाले लोग आसपास में अलाव जलाकर हाथ पर सेक रहे होंगे। उन्होंने अलाव को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ दिया होगा, तभी इस दुकान में आग लग गई होगी। फिर लाली घर आती है और अपने पति को हिम्मत बांधते हुए कहती है, अजी आप चिंता क्यों करते हो? हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अभी हमारे दुख के दिन चल रहे हैं, तो ऐसा हमेशा थोड़े ना रहेगा। एक दिन हमारे सुख के दिन भी आएंगे और ये दुख के बादल भी छट जाएंगे। मगर लाली, हमें कुछ भी करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। वह पैसे हम आखिर कहां से लाएंगे? आप चिंता मत करो, मेरे मन में एक बात चल रही थी। क्यों ना आप जमींदार साहब से थोड़े पैसे उधार मांग लो, हम फिर से कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी चला जाए। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। अभी देखिए, सर्दियां भी चल रही हैं। इन सर्दियों में हमारे तिल के लड्डू खूब बिकेंगे। लोग बड़े ही चाव से तिल के लड्डू खाएंगे। इन सर्दियों में तो हम जमींदार के पैसे बहुत ही आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है, कल जाकर देखता हूं क्या होता है। अभी तो शाम हो गई है। फिर वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मदन जमींदार साहब के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। मदन जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था। अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे मदन, तुम यहाँ आओ आओ, कैसे आना हुआ? मालिक, कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। अरे मदन, क्यों नहीं मिलेंगे? मैं तो यहाँ तुम लोगों की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मालिक, ज्यादा नहीं, बस 7,000 रुपए चाहिए थे। लेकिन मदन, एक बात अच्छे से गांठ बंध लो मेरी, मैं समय का बहुत ही पक्का इंसान हूँ। हाँ, अगर तुमने समय पर मुझे ब्याज के साथ पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर को अपने कब्जे में ले लूंगा, समझे? मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके पैसे समय पर वापस कर दूंगा, ब्याज के साथ। इतना कहकर मदन जमींदार से पैसा लेकर घर आ जाता है। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर मैंने जमींदार से पैसे तो मांग लिए हैं, मगर उन्होंने चेतावनी दी है मुझे और कहा है कि अगर हमने उनका पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वह हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हो जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी लग जाए और हमारे हाथ से हमारा घर भी चल जाए। मदन बाजार जाकर तिल के लड्डू बनाने की सामग्री ले आता है। फिर लाली तिल के लड्डू बनाने लगती है। लाली तिल के लड्डू बनाकर मदन को देती है। मदन उन लड्डुओं को बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। तिल के लड्डू ले लो, तिल के लड्डू, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। बिहार के मशहूर तिल के लड्डू ले लो भैया, तिल के लड्डू। अरे भाई, ये तिल के लड्डू देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। कैसे दे रहे हो? 20 रुपए का एक पाव है बहन जी। बोलो बहन जी, कितने दे दूं? अच्छा ठीक है भाई, मुझे 500 ग्राम दे दो। मदन 500 ग्राम तिल के लड्डू उसे दे देता है और पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके मदन के सारे तिल के लड्डू बिक जाते हैं और मदन घर वापस आ जाता है। अरे ओ भाग्यवान, जरा एक गिलास पानी तो देना, आज मैं बहुत थक गया हूँ। जी अभी लाई। क्या हुआ जी, कुछ तिल के लड्डू बिके या नहीं? नहीं लाली, कुछ भी नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। अजी आप ठीक ही कह रहे थे कि हमारे तिल के लड्डू नहीं बिकेंगे। अब तो हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? अरे वो भाग्यवान, कुछ तिल के लड्डू नहीं बल्कि सारे तिल के लड्डू हाथों हाथ बिक गए हैं। क्या सच में आप सच कह रहे हैं कि हमारे सारे तिल के लड्डू बिक गए हैं? हाँ सच में, लाली लोगों को हमारे दिल के लड्डू इतने पसंद आए हैं कि हमारे सारे तिल के लड्डू झट से बिक गए। हाँ, ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे घर खर्च के लिए रख दो और कुछ पैसे हम फिर से तिल के लड्डू बनाने के लिए सामग्री खरीद लेंगे।
लाली उन पैसों को संभाल कर रख देती है और फिर अगले दिन और ज्यादा तिल के लड्डू बनाकर मदन को बेचने के लिए देती है और मदन उन तिल के लड्डुओं को बेचने के लिए पास के गांव में निकल जाता है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लोया ठुकरा दो भैया, हम तो तिल के लड्डू लाए हैं। मदन ऐसे ही आवाज लगाते हुए लड्डुओं को बेच रहा था। अरे ओ तिल के लड्डू वाले, मैंने सुना है कि तुम्हारे तिल के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे भी 5 किलो अपने यह तिल के लड्डू दे दो, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे यह तिल के लड्डू कितने स्वादिष्ट हैं। मदन उस आदमी को तिल के लड्डू दे देता है और उससे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे तिल के लड्डू बिक जाते हैं और जैसे ही शाम होती है मदन घर आ जाता है। अरे ओ भाग्यवान, हमारे तिल के लड्डुओं की तो बहुत ही चर्चा हो रही है। अब मेरे जाते ही मेरे सारे तिल के लड्डू झट से बिक जाते हैं। लाली यह बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। जनवरी का महीना था और सर्दियां भी अपने चरम पर थीं। मदन और लाली आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी गांव का जमींदार उनके पास आता है और उनसे कहता है, सुनो मदन, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मैं बारातियों के स्वागत में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। मैंने तुम्हारे तिल के लड्डुओं की बहुत ही चर्चा सुनी है। क्या तुम मुझे तिल के लड्डू बनाकर दे सकते हो? जी मालिक, क्यों नहीं, आपको मैं जल्दी ही तिल के लड्डू बनाकर दे दूंगा। ठीक है मदन, मैं तुम्हें सिर्फ आज का समय दे रहा हूँ। तुम मुझे जरूर तिल के लड्डू बनाकर दे देना। ये सारी बातें शंभू और उसकी पत्नी एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहे थे। हमेशा इस मदन को कमाई का कोई ना कोई जरिया मिल ही जाता है। मुझे इस बार ऐसा कुछ करना होगा कि यह मदन पूरे गांव में बदनाम हो जाए। शंभू और उसकी पत्नी मदन की इतनी तरक्की देखकर बहुत ही जलते थे और वह इसी खुराफात में थे कि लाली तिल के लड्डू बनाए। इधर लाली ने ढेर सारे तिल के लड्डू बनाकर तैयार करके अपने रसोई घर में रख दिए थे। तभी शंभू और उसकी पत्नी चुपके से उसके घर में घुसकर सारे तिल के लड्डू चुरा लेते हैं। जैसी ही सुबह होती है और लाली रसोई घर में जाती है तो उसे वहां एक भी तिल के लड्डू नहीं दिखते हैं। यह देखकर लाली बहुत ही घबरा जाती है और सारी बात मदन को आकर बताती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? भला ऐसा कैसा हो सकता है? मैं अभी जमींदार जी के घर जाता हूँ और उन्हें कहूंगा कि बस हमें आज भर का समय और दे दीजिए। इतना कहकर मदन जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। मालिक, आपको देने के लिए तिल के लड्डू मैंने रात में ही बना लिए थे, लेकिन मेरे घर से सारे तिल के लड्डू चोरी हो गए हैं। आप मुझे बस आज दिन भर की समय दे दीजिए, मैं आपको शाम तक लड्डू बनाकर दे दूंगा। ठीक है मदन, मैं तुम्हें सिर्फ आज का समय दे रहा हूँ। तुम मुझे जरूर तिल के लड्डू बनाकर दे देना। ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम होने से पहले ही आपको तिल के लड्डू बनाकर पहुंचा दूंगा। जब मदन जमींदार के घर से वापस आ रहा था तब वह देखता है कि शंभू का बेटा घर के बाहर बैठकर तिल के लड्डू खा रहा है। यह देखकर मदन सोचता है, शंभू ने तो मुझसे कभी भी तिल के लड्डू नहीं खरीदे, तो फिर उसका बेटा तिल के लड्डू कहां से खा रहा है? मदन उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है, बेटा तुम ये तिल के लड्डू कहां से खा रहे हो? ये तिल के लड्डू तो मुझे मेरे पिताजी ने दिए हैं और हमारे घर में बहुत सारे तिल के लड्डू रखे हुए हैं। मदन को ये बात समझ में आ गई कि उसके तिल के लड्डू शंभू ने ही चुराए हैं और उसने घर आकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब लाली ने मदन से कहा, अजी आपको जमींदार जी के पास जाना चाहिए और ये सारी बात जमींदार साहब को बताना चाहिए। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर मदन मुखिया जी के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। जमींदार साहब अपने नौकरों के साथ शंभू के घर जाते हैं और उसके पूरे घर की तलाशी लेते हैं। तुम लोग घर के अंदर जाओ और अच्छे से तलाशी लो। तलाश के दौरान शंभू के घर से ढेर सारे तिल के लड्डू मिलते हैं। आखिर तुमने मदन के तिल के लड्डू क्यों चुराए? मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, मेरे अंदर जलन की भावना आ गई थी। मदन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मुझे देखा ना गया। मदन की दुकान मैंने ही जलाई थी क्योंकि इसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी और मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते थे। तुम इतनी आसानी से माफी मांग रहे हो, ये माफ करने वाली बात नहीं है। तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। फिर जमींदार ने शंभू और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया
शंभू को उसके किए की सजा मिलती है और मदन जमींदार से लिया हुआ कर्ज भी चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।